ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोये सौवसाहुणम्। बन्द उदय सत्ता सहित कर्मथान करिनर, नेमि चंद जयवंत जगी, भय केवली स्पर्श। कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय, परस्वरूप को परिहरे, शिव पद पावे सोय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो आचार्य हुए, उन्होंने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, और उसके आधार से हम कर्म के प्रकृतियों की चर्चा कर रहे थे। प्रकृति बंध, प्रकृति का सत्व, प्रकृतियों का उदय। अभी तो हमने वो विषय पूरा करते आए हैं। हमने स्थान क्या है उसकी भी बात देखी थी। बंध स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान, ये तो हमने अलग अलग देखा। अब कहते जहां किसी विशिष्ट बंध स्थान है, वहां उदय स्थान कौन सा हो सकता है, सत्व स्थान कौन सा हो सकता है, जिसको हम कहेंगे त्रिसंयोगी भंग। भंग यानी उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज, भेद। तो पहले हमने 8, 7 या 6 का बंध होता है। वो बंध स्थान कितने का होगा, 8 का या 7 का या 6 का। तो उसमें उदय कितना हो सकता है, ये भाई बात देखी। कितना हो सकता है, 8 का ही होगा। और वहां सत्व स्थान उदय 8 का है, तो सत्व 8 का है ही है, ये बात देखी। फिर एक बात हमने देखी थी कि जहां बंध 1 का ही है, कहाँ हो सकता है, 11वें में भी, 12वें में भी और 13वें में भी। तो जहां 1 का बंध है, 1 का बंध स्थान है, तो यहाँ उदय स्थान कितना हो सकता है, हाँ 7 का होगा। कहां पर, उदय स्थान यानी मोहनीयकान नहीं है। 11वें में बंध 1 का है, परंतु उदय कितने का है, 7 का है। और सत्व 8 का है, क्योंकि 11वां गुण स्थान है। 12वें में क्या पोजीशन है, बंध 1 का है, उदय 7 का है, सत्ता भी 7 की है, क्योंकि मुनि का क्षय हो चुका है। 13वें गुणस्थान वर्ती ने अरिहंत भगवान है, तो वहां बंध कितने का है, 1 वेदनीय का हो रहा है। सत्ता में तो 4 घाती तो है ही नहीं है, तो सत्व यानी उदय स्थान कितने का होगा, 4 का, और सत्व स्थान 4 का। ये तो हो गई हमारी इन जनरल बात। अब हम अलग अलग कर्मों पर देखेंगे, उसके उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा भेद देखेंगे। ज्ञानावरण की बात और अंतराय की बहुत आसान है। बंध 5 का होता है, यानी 5 का 1 बंध स्थान है। तो 5 का बंध कहां से कहां तक, यानी कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है, 1 से 10वें तक। और उदय 1 से 12 तक, वही 5 का ही। 5 बंध स्थान नहीं है, 5 का 1 बंध स्थान, 5 का 1 उदय स्थान। और सत्व कितने का होगा, 5 का ही होगा। कहां तक होगा, 11वें तक। तो ज्ञानावरण का सत्व 11वें तक तो है ना। 12वें में है क्या, है। 13वें में नहीं है। यही बात हमने वहां देखी थी। देखो ये 8 की बात देखी थी ना, कि 13वें में 1 का बंध है, 4 का उदय है और 4 का
सत्व है। ज्ञानावरण पर जब घटित कर रहे थे तो 11वें 12वें में उसका बंध नहीं है। उदय कितना है? 5 का उदय है। और सत्व कितने का है? 5 का सत्व भी है। ये तो हमने देखा था। अब हमको दर्शनावरण में देखना है। दर्शनावरण के बंध स्थान याद है किसी को? 9 का, 6 का और 4 का। 9 का पहले और दूसरे गुण स्थान में है। 6 का तीसरे से लेकर 8वें के पहले भाग तक है। और 4 का 8वें के दूसरे भाग से लेकर कहाँ तक बंध है उसका? दर्शनावरण का बंध कहाँ तक है? 10वें तक है। ये ख्याल में है। तो बंध स्थान में 9 का बंध स्थान है पहले और दूसरे गुण स्थान में। तो जब दर्शनावरण का 9 का बंध है तो उदय कितने का होगा? 9 का होगा कि 8 का होगा? दर्शनावरण में जागृत अवस्था में 4 का उदय है और निद्रा अवस्था में 4 के साथ कोई एक निद्रा एट ए टाइम उदय रूप होगी। तो उदय स्थान में 4 का या 5 का कहेंगे। यानी 9 का बंध स्थान है, उदय में 4 या 5 का उदय स्थान होगा और सत्व कितने का होगा? 9 का। तो ये 9 का सत्व कहां तक होगा? 11वें गुण स्थान तक तो होगा ही होगा। क्षपक में कहां तक होगा? हाँ, 9वें गुण स्थान में, जहां पहले 16 प्रकृतियों का क्षय होता है, वहां तो स्त्यान वृद्धि वगैरह 3 भी वहां पर ले लिए, तब तक उसका सत्व बना रहेगा। तो 9 का बंध स्थान था, 4 या 5 का उदय स्थान है और 9 का ही सत्व स्थान है। कहां तक है? तो पहले 2 गुण स्थान में, क्योंकि बंध की बात, तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 9 का बंध कहां तक है? पहले और 2 गुण स्थान में। तो वहां उदय क्या है? 4 का या 5 का, और सत्व 9 का है। अब देखिए, जहां 6 का बंध स्थान है, 6 का कहां से है? तीसरे से लेकर 8वें के पहले भाग तक। ये ख्याल में आ रही बात? तो वहां उदय कितने का होगा? 4 या 5 का। ये 4 या 5 का तो हम 12वें के उपान समय तक कहेंगे। और सत्व कितने का है? 9 का। वो कहां से? तीसरे से लेकर 8वें के पहले भाग तक। 8-1 लिखा है ना, 8वें के पहले भाग तक। उसके बाद 4 का बंध स्थान है, कब होगा? 8वें के दूसरे भाग से 4 का बंध हो रहा है। तो 4 का बंध हो रहा है और उदय 4 या 5 का है। अब 4 के ही बंध में कोई अलग अलग सत्व स्थान होंगे। तो 4 का बंध है, 4 या 5 का उदय है और सत्व 9 का है। तो सत्व 9 का है, ये क्षपक कौन से गुण स्थान तक होगा? जब तक स्त्यान वृद्धि वगैरह की उसका क्षय नहीं होता तब तक। तो कब तक? 9वें के पहले भाग तक। जब हम 9वें के पहले भाग तक कहते, वो क्षपक श्रेणी की अपेक्षा समझना। उपशम श्रेणी में 11वें तक उसने कोई क्षय का कार्य नहीं किया है। सत्व उसका पूरा का पूरा 9 का बना रहे। समझ में आती बात? जो उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उसके ज्ञानावरण का सत्व है कि नहीं है? दर्शनावरण का है कि नहीं है? अरे मोहिनी का भी है। उसने किसी भी प्रकृति का क्षय नहीं किया है। अब जहां 4 का ही बंध स्थान है, 4 या 5 का उदय है और सत्व 6 है, ये कब बनेगा? जब 9वें गुण स्थान के पहले भाग में वो 16 प्रकृतियों का क्षय करता है, उसमें से 3 दर्शनावरण की है। तो 3 का क्षय होने पर दर्शनावरण की 6 प्रकृतियां सत्व में रह जाती है। ख्याल में आई बात? तो 9वें के दूसरे भाग से लेकर क्षपक 10वें तक, ये 10वें तक ही क्यों लिया? आगे भी उसका सत्व होगा ना, बंध नहीं होगा। हमें तीनों को कंसीडर करना है, क्योंकि 10वें तक बंध है, बाद में बंध नहीं है। बंध स्थान के नीचे हमने 0 लिखा। बंध नहीं है परंतु उदय रुक गया क्या? अभी उदय हो रहा है। तो 4 या 5 का उदय है,
परंतु सत्व 9 का है। हमने एक शपक में उसका सत्व घटाया था, परंतु 11वें गुणस्थान उपशम श्रेणी वाले के 11वें गुणस्थान तक 9 का सत्व है। तो 11वें गुणस्थान के लिए हमने बंध नहीं है, उदय 4 या 5 का देखा और सत्व 9 का देखा, क्योंकि इसमें बंध स्थान भी 3-3 बताया है, उदय स्थान भी 2 है 4 या 5 का, और सत्व स्थान जो अलग हो गए उसकी अपेक्षा हमको ये कॉम्बिनेशन देखना था। अब 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय में क्या विशेषता होती है? निद्रा प्रचला के उदय की भी विच्छित्ति होती है और सत्व की भी विच्छित्ति हो जाएगी। तो द्विचरम समय में उसकी सत्ता है, उदय भी है। तो 12वें में बंध 0 है, उदय स्थान में 4 या 5 का है, और सत्व कितने का है? 6 का, क्योंकि उसने 3 का क्षय किया था, परंतु उसकी सत्ता में 6 प्रकृतियां द्विचरम समय तक है। अंतिम समय में वे नहीं होगी निद्रा प्रचला, और बाकी का भी क्षय हो जाएगा। तो अंतिम समय में क्या पोजीशन है? बंध तो है ही नहीं है, उदय 4 का है, क्योंकि निद्रा प्रचला का उदय यानी अगर 5 का उदय 12वें के द्विचरम समय तक हो सकता था, अब यहां उसका उदय ही नहीं होगा, तो 4 का उदय और 4 का ही सत्व, और इसी समय उसका क्षय हो जाएगा। तो ये हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में देखा। अब आगे बढ़ते। क्या क्या? हाँ, आप कहते हैं श्रेणी में उदय 4 का ही होना चाहिए, आपने 5 का क्यों लिखा? उसका उदय होता है तो भगवान ने बताया है। एक बात, क्यों होता होगा? वहां तो कोई ऐसा निद्रा का, सोने का तो कार्य नहीं है। अब ये सब अप्रशस्त प्रकृतियां है, उनका अनुभाग भी घटता हुआ ही उदय में आ रहा है ना? तो उसका ऐसा कोई फल रूप कार्य नहीं समझना, वो कर्म है वहां पर विद्यमान है, उदय रूप हो सकते हैं। उदय ने वो पूरे श्रेणी में सोते सोते श्रेणी चढ़ा होगा ऐसा नहीं है। हाँ, अप्रशस्त ही प्रकृति है, वो घाती की है ना, है ही अप्रशस्त, फिर भी उसका अनुभाग नहीं के बराबर है। दर्शनावरण लास्ट समय में जहां उसकी सत्व है वहीं पर क्षय कहेंगे, यानी 13वें में वो नहीं रहा, यानी उदय होकर ही क्षय हो गया, अभी उसके आगे उसका उदय नहीं है। हाँ, 12वें के अंत तक उदय भी है, सत्ता भी है, 13वें में नहीं है। अब यही बात हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय में देखा। अब आगे की प्रकृति हम देखेंगे, मोहनीय को बाद में रखेंगे, पहले वेदनीय, गोत्र वगैरह वगैरह को लेते हैं। अब वेदनीय में बंध कितने का होता है? वेदनीय कर्म पे प्रकृतियां कितनी है? 2। तो एट ए टाइम एक ही का बंध होगा, तो उसको एक का बंध स्थान कहेंगे। साता का हो या असाता का हो, बंध स्थान एक का है। ख्याल में आती है बात? तो यहां देखो, बंध स्थान में 1 लिखा, तो 1 का बंध कहां से कहां तक हो रहा है? वेदनीय का बंध कौन से गुणस्थान तक होता है? 13वें वाले को भी है, तो 1 से 13 प्रकृति तक एक प्रकृति का बंध स्थान है। यहां केवल वेदनी की चर्चा करनी है। तो उदय स्थान, तो मेरा प्रश्न है, जिसका बंध होता है उसी का उदय होता है क्या दूसरी प्रकृति का उदय होता है? कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। साता का उदय हो या साता का बंध हो तो साता का उदय हो सकता है, असाता का भी उदय हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ना। यानी प्रकृति जो बंधने वाली इधर कोई भी हो सकती है, साता या असाता, उदय रूप भी साता या असाता हो सकती है। परंतु सत्व कितने का रहेगा? दोनों का। भले बंध एक का हो रहा है, उदय किसी एक का हो रहा है, सत्ता में दोनों है। तो ये कहां से कहां तक? 1 से 13 तक यही पोजीशन है। अब कहते हैं बंध मिट गया है, वेदनीय का बंध कहां मिटेगा? 13वें में विच्छित्ति, 14 में बंध नहीं है,
यानी जीरो बंध कब कहेंगे? 14वें में। तो वहां वेदनीय का बंध नहीं, ये समझ में आ रही है बात? वेदनीय का बंध 14वें गुणस्थान में नहीं है। वहां उसका उदय है कि नहीं है? हमने देखा ना, किसी को साता का उदय है, किसी को असाता का उदय, ये भी हमने देखा था। और सत्व स्थान दोनों का है। हमने ये भी बात देखी थी, किसी के 13वें गुणस्थान में एक वेदनीय का उदय रुक जाता है और दूसरे वेदनीय का उदय 14वें में रहता है। किसी को साता का उदय रुक गया है तो असाता का उदय 14वें में होगा। जिसको असाता का उदय मिट गया है उसको साता का उदय 14वें में होगा। यानी बंध मिटने पर भी 14वें गुणस्थान में क्या है? उदय है एक का। ख्याल में, जो उदय मिट गया है उसको छोड़कर अन्य प्रकृति का उदय है। बंध नहीं है। 14वें में बंध नहीं है, 13वें में बंध था, 14वें में बंध नहीं है। 13वें में उदय भी था और बंध भी था, 14वें में बंध नहीं है, उदय है। उदय है तो सत्ता है कि नहीं है? तो सत्ता दोनों की है, परंतु क्षय कब होता है? देखो क्या पोजीशन है, 14वें में एंटर हुआ। हम मान लेते कि उसके असाता का उदय की विच्छित्ति हुई। कहां पर? एक जीव की अपेक्षा बात करें, 13वें में। यानी अभी उसका बंध नहीं हो रहा है, 14वें में आया है, बंध नहीं हो रहा है, और असाता गया तो साता का उसका उदय चल रहा है। सत्ता में असाता है कि नहीं है? यानी सत्ता में दोनों है, उदय एक का है, और फिर भी कहां तक है उसका सत्ता? द्विचरम समय तक। यानी द्विचरम समय में भी सत्ता है। तो इसलिए यहां क्या कहा? जीरो बंध 14वें गुणस्थान की बात है। उदय की एक, जो रिमेनिंग एक है जिसका उदय मिट गया और जो उदय रूप है वो अभी एक का उदय है, और सत्व दोनों का है। दोनों का सत्व कहां तक होगा? द्विचरम समय तक, 14वें के द्विचरम समय तक। क्योंकि यहां जो 72 प्रकृतियां जाने वाली है ना, उसमें से ये एक जाएगी वेदनीय की। जो उदय रूप नहीं थी वो द्विचरम समय में क्षय होगा। तब तक दो प्रकृतियों की सत्ता है। अब देखे, बंध स्थान वही जीरो वाला है, उदय स्थान एक का है, क्योंकि उदय एक वेदनीय का तो है। कहां तक? 14वें के अंत तक। और वहां पर एक का ही सत्व है, क्योंकि उसने द्विचरम समय में अनुदय वाली प्रकृति का क्षय कर दिया। उदय वाली रहेगी अंतिम समय तक। तो ये चरम समय बताया। ये वेदनी की बात ख्याल में आई? आसान है, वहां तो एक या दो का ही। हमें तो बंध में एक एक को लेना है, उदय में एक को लेना है, सत्व में दो लेना है। गोत्र की बात करते हैं। कौन से दो गोत्र है? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो देखो यहां लिखते बंध स्थान एक का, यानी या तो नीच गोत्र बंधेगा या उच्च गोत्र बंधेगा। तो एक प्रकृति का बंध स्थान है। उदय भी किसी एक गोत्र का होगा तो एक का उदय स्थान है, और सत्ता में दोनों है। तो ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा है वो नहीं लिखा। तो एक का उदय है, एक का बंध है, ये कहां तक हो सकता है? 10वें गुणस्थान तक। क्योंकि गोत्र का बंध कहां तक है? 10वें तक है। अब ये नीच बनता है कि उच्च बनता है, कौन सा उदय, उसकी बात हमने यहां नहीं उठाई है। हमने वो संख्या बतानी है। अब देखो, बंध रुक गया। बंध रुक गया, कहां की बात है? गोत्र का बंध नहीं हो रहा। कहां हो सकता है ये? 11, 12, 13, 14 में बंध नहीं है, 10वें तक ही बंध है। पर उदय है कि नहीं है? उदय एक का है। नीचे के गुणस्थान में नीच या उच्च में से उदय होगा, और ऊपर के गुणस्थानों में जहां उदय की विच्छित्ति हुई है 5वें तक उदय हो सकता है। तिर्यंचों के ऊपर उसका नीच गोत्र का उदय नहीं, परंतु उच्च गोत्र का उदय है। तो एक का उदय है। कहां किसका उदय है वो हमने आपको बताया, परंतु उदय स्थान में एक का इतना ही कहना, और सत्ता दोनों की है। तो नीच गोत्र की सत्ता कहां तक है? बंध विच्छित्ति कहां हुई थी?
बंध विच्छित्ति कहाँ हुई थी? दूसरे में। उदय विच्छित्ति 5वें में। और सत्ता में से उष्टि उसका क्षय कब होगा? 14वें के द्विचरम समय में। ख्याल में? तो यानी जब 10वें तक क्या पोजीशन थी? एक बंध, एक उदय और दोनों की सत्ता। तो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें में क्या पोजीशन है? बंध नहीं है, उदय एक का है और सत्व दोनों का है। तो दोनों का सत्व 11वें में भी है, 12वें में भी है, 13वें में भी है, 14वें में भी। कब तक है? द्विचरम समय तक। क्योंकि यहाँ अनुदय रूप जो नीच गोत्र है उसका क्षय यहां पर होगा। अंतिम समय में उच्च गोत्र रहेगा, उसका उदय रहेगा और वहीं पर उसका क्षय होगा। अब देखो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। बंध स्थान 0 है, उदय स्थान 1 का है यानी जो उच्च गोत्र है, और सत्व भी 1 का है यानी नीच गोत्र का सत्व नहीं रहा। तो ये 14वें का चरम समय, अंतिम समय। अब उसमें उद्वेलना की अपेक्षा भी बात की है। जब कौन से गोत्र की उद्वेलना होती है? नीच की या उच्च की? हाँ? अग्निकायिक, वायुकायिक किसकी उद्वेलना करते हैं? उच्च गोत्र की। तो देखो वहां उच्च गोत्र की उद्वेलना की तो सत्ता में कितने रहे? उद्वेलना की यानी सत्ता में एक नीच गोत्र ही रह गया। उद्वेलना करने वाला जो कौन सा है? अग्निकायिक, वायुकायिक। वो किसका बंध कर रहा है? नीच गोत्र का ही कर रहा है। तो नीच गोत्र का 1 का बंध है, उसके तो नीच गोत्र का ही उदय है नेचुरली, और सत्ता में भी उसके नीच गोत्र ही है। तो 1 का बंध, 1 का उदय, 1 का सत्व। ख्याल में यही बात? अब ये तो हो गई हमने अरे गोत्र की बात। आयु की बात उठाते हैं। आयु का बंध तो एट ए टाइम एक ही आयु का होता है, और उदय एक ही आयु का होता है, जिसको हम कहेंगे भुज्यमान आयु। और जो एक आयु बनती है उसको क्या कहेंगे? बध्यमान आयु। तो जो आयु का बंध कर रहा है, एक आयु का बंध कर रहा है, उसकी सत्ता में आयु कितनी होगी? एक भुज्यमान और एक बध्यमान। क्योंकि बंध स्थान में हमने एक आयु बांध रहा ऐसा लिया है, तो उसके 2 आयु की सत्ता होगी। अब जब आयु नहीं बंध रही है क्योंकि आयु का बंध हर समय नहीं हो रहा है, कभी कभी होगा। जब आयु का बंध नहीं हो रहा है तो उदय कितने का होगा? तो भी 1 का होगा। आयु का बंध नहीं हो रहा है, उसका अर्थ क्या है? उसने आयु बांधी हो या नहीं भी बांधी हो, अभी वर्तमान में नहीं बांध रहा है। ऐसा हो सकता है ना, पहले बन चुकी है, अभी नहीं बांध रहा है, तो उसमें सत्ता में 1 या 2 बताया। क्यों? बंध नहीं कर रहा है, उदय तो 1 का है ही है। तो उसके सत्ता में जो भोग रहा है भुज्यमान 1 आयु का सत्व हो सकता है, या पूर्व में वो बांध चुका है तो 2 आयु का सत्व हो सकता है। इसलिए वहां 2 पॉसिबिलिटी ली। 1 आयु का सत्व की बात है, बंध तो 1 का ही बंध होता है, 1 का ही उदय होता है, परंतु बंधी हुई सत्ता में पड़ी है, ये बात हो सकती है। तो सत्ता में कहीं 1 और कहीं 2 ली। ख्याल में आई बात? नहीं समझे? 1.5 नहीं, 1 या 2। हाँ, जरा रिपीट करना, ट्रेनिंग को जाने दो। हाँ, किसकी बात कर रहे? आयु की? क्या कह रहे? हाँ, क्षपक श्रेणी का जीव। तो क्षपक श्रेणी का जीव यानी श्रेणी चल रहा है, तो आयु तो बांध नहीं रहा, और वो भोग रहा है मनुष्य आयु, और उसने आयु का
बंद नहीं किया तो एक भुज्यमान मनुष्यायु का सत्व है, यानी वहां एक ही का है। अन्यत्र भी हो सकता है, केवल श्रेणी की बात नहीं, मिथ्या दृष्टि है। अभी वर्तमान में आयु का बंधन नहीं कर रहा है और मनुष्य आयु का उसका उदय है, हम मनुष्य आयु को देते। सत्ता में कितनी है? हो सकता है एक है, या बांध ली है पहले तो हो सकता है 2, समझ में? नहीं बांधी है तो वहां पर भी एक ही होगी। इसमें कोई प्रश्न है? जर एक मिनट, कोई एक कौन बोल रहे हैं? यानी गुणस्थान में देखना है आपको। दूसरे गुणस्थान में किसका बंधन नहीं होगा? तीसरे में आयु का बंधन नहीं होगा तो वहां 0 है, बंध स्थान 0 है। वो तीसरे गुणस्थान वाला कौन से गति का जीव होगा? मनुष्य कोई तीसरा गुणस्थान होता है? तो चारों आयु में से कोई किसी एक आयु का उदय है ना, तो उदय है कि नहीं उस जीव को? जो तीसरे गुणस्थान में जीव है उसका आयु का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो उसमें सत्ता में 2 आयु हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्योंकि पहले में या चौथे में आयु बांध कर यहाँ आया है वो, तो सत्ता में 2 हो सकते हैं। या पहले आयु नहीं बांधी और उसके पहले तीसरा गुणस्थान आया, तो सत्ता में जो भुज्यमान आयु हो तो है ही है, यानी ये कॉम्बिनेशन वहां हो सकता है। आपका कहना है मनुष्य आयु का बंद कर रहा है, तो वहां जो क्या कहेंगे, आयु का बंद हो रहा है तो बंध स्थान 1 होगा, उदय तो 1 है ही है, और उसने मनुष्य आयु ही बांधी है, तो उसमें हम बुद्धमान और वध्यमान कहना तो 2 कह सकते हैं, परंतु एक ही मनुष्यायु संबंधी है तो उसको सत्व स्थान में भी 1 ही ले लेंगे। हाँ, एक हो सकता है। यानी वो सेम अगर आयु बनती है तो की बात है। ये तो हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वेदनीय, गोत्र, आयु की बात देखी है। अब हमको मोहनी के देखना है स्थान यानी त्रिसंयोगी भंग। मोहनी के बंध स्थान याद है क्या किसी को? वो आसान है, गुणस्थानों में थे। हाँ, पहले गुणस्थान में कितने का बंध होता है किसी एक जीव को? मोहनी की 22 वाला, दूसरे में 21, तीसरे चौथे में 17, पांचवे में 13, छठे सातवें में 8वें में 9, 9वें में 5 4 3 2 1। देखो देखो, पेज नंबर 1161। लास्ट 2 लाइन 1161। नीचे के 2 लाइन जो बोल्ड में लिखे ना, पहले मोहनीय के जो बंध, उदय और सत्व के स्थान कहे थे, अभी हमने बंध के स्थान देखे 22 है, 21 है, 17 वगैरह वगैरह। उदय स्थान भी याद है कि भूल गए? मोहनीय के उदय स्थान हमने उदय के कूट किए थे, ये 10 9 9 8 9 8 8 7 वगैरह बताए थे। यानी पहले गुणस्थान में 10 का भी होगा, 9 का भी होगा, 8 का भी होगा, 7 का भी होगा। वो उसके अलग अलग गुणस्थानों में अलग अलग स्थान देखे थे, हमको केवल देखे थे इतना याद रखो। तो हमने उदय स्थान भी देखे थे। सत्व के स्थान, सत्व में मोहनी के सत्व में 28 वाला, 27 वाला, 36 वाला, 24 वाला, 23 वाला, 22 वाला, 21 वाला तो देखा था। उसके बाद 8 जाने पर 13 वाला देखा था, फिर 12 11 5 4 3 2 1। ये क्या है? सत्व स्थान देखे थे। यहां तक याद है? तो हमने बंध स्थान भी देखे थे, उदय स्थान भी देखे थे, सत्व स्थान भी देखे। अभी हमको यहाँ एट ए टाइम कॉम्बिनेशन देखने। तो देखो, आदि के 8 गुणस्थानों में
यथासंभव बंध स्थान, तो बंध स्थान यानी हमने जो 22-21 वगैरह देखे थे वे बंध स्थान तो एक एक ही है। एक एक ही है क्या अर्थ, क्या एक का है ऐसा नहीं। पहले गुणस्थान में 22 का एक ही स्थान है, दूसरे में 21 का एक ही स्थान है, यानी नो अदर पॉसिबिलिटी। तीसरे में 17 का एक ही स्थान है, चौथे में 17 का एक ही स्थान है, पांचवें में 13 का एक ही स्थान है, छठे और सातवें में अपना अपना 9 का एक ही स्थान है ना। और फिर 8वें में भी एक ही स्थान है, 8वें तक अपना अपना एक एक स्थान है। ये समझ में आई? यानी ये जो लिखा है ना उसका अर्थ हमको समझना है। तो उदय स्थान कितने देखो नीचे, तो वहां एक एक ही है, ऐसा क्यों लिखा? कहीं एक से अधिक स्थान होते हैं। 9वें में कौन सा है? 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का। अब नीचे उदय स्थान देखते, देखो पेज नंबर 1162। उदय स्थान आदि के गुणस्थान में 4, ऊपर के आदि का यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में 4। याद है 4 कौन से? 10, 9, 8 और 7। उसके हमने 4 और 4 8 कूट किए थे, पर उसमें हम रिपीटेड को छोड़ दिया। तो 8 का होगा, 9 का होगा, 8 का होगा, 7 का होगा, 10 का, 9 का, 8 का, 7 का। ऊपर के 2 गुणस्थान में कानों में 3-3, ऊपर के 2 गुणस्थान में 3-3 है, दूसरे में 9, 8, 7, तीसरे में भी 9, 8, 7 और ऊपर उसके ऊपर के 4 गुणस्थानों में 4-4। ऊपर के 4 यानी कौन से? चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। 4-4 क्यों? वहां हमने 8-8 कूट किए थे। कैसे? सम्यक प्रकृति सहित वाला या उससे रहित वाला। रहित में औपशमिक सम्यक्त्व या शायिक सम्यक्त्व लेना है। यहाँ सब ख्याल में, ये हमने देखा था, हम कौन से देखे थे, बस इसको याद दिला रहे। तो कहते वहां पर भी 4-4 है, जैसे 9, 8, 7 या 9, 8, 7, 6 वगैरह वगैरह देखे थे। अब नीचे आते हैं 4। पहले गुण स्थान में हमने उदय स्थान में 10, 9, 8 और फिर 7, तो 7 किस अपेक्षा से लिया था? जो विषय योजना करके पहले में आ गया। हाँ, अनंतानुबंधी नहीं था और भय जुगुप्सा भी नहीं थे। पहले गुण स्थान की बात है। यानी हमने 10, 9, 9, 8 और 9, 8, 8, 7 कहा था। और वो 7 वाला कौन सा था? एक मिथ्या तो है, 3 हमने 4 बार, यानी 3 है कषाय, एक वेद है, एक युगल है, भय जुगुप्सा नहीं है, तो वो 7 वाला उदय स्थान था। भय जुगुप्सा के उदय में 4 वेरिएशंस देखे थे। युगल किसी एक ही युगल का उदय होगा, वेद किसी एक वेद का उदय रहता है, बाकी अनंतानुबंधी विसर्जना करके अभी अभी आया है, तो एक आवली काल तक उसका उदय नहीं होगा, इसलिए वहां 3 ही कषाय लिए थे। 3, 3, 3, 3 उस अपेक्षा से देखो 4 गुणस्थान में, चौथे से 7वें तक 4 गुणस्थानों में 4-4 है, 4-4 उदय स्थान है। कैसे हमने देखे थे? 9, 8, 8, 7 और 8, 7, 7, 6। यानी अगर 4 ही कहने हैं तो 9 का भी है, 8 का भी है, 7 का भी है और 6 का भी है। वो हमने कूट में आपको बताया था। किसमें? आप चार्ट निकालिए, आपका 12 नंबर का चार्ट निकालिए। मिथ्यात्व में 4 और 4 2 कूट थे। शिवपाल जी आपकी बात बता रहे हैं। 12 नंबर का चार्ट निकालो। मिथ्यात्व में 10, 9, 9, 8 और यहाँ और राइट साइड में क्या लिखा है? 9, 8, 8, 7। तो उसमें रिपीटेड को मत गिनो, तो क्या कहेंगे आप? 10, 9, 8 और 7। 7वां कौन सा है? अनंतानुबंधी रहित और भय जुगुप्सा से रहित। इसमें कोई
डाउट है किसी को, शंका? ये सब हमने देखे हुए स्थान है। अब उनके हम त्रिसंयोगी भंग देखने जा रहे हैं। हम केवल रिवाइज कर रहे हैं कि बंध स्थान कौन से थे और उदय स्थान कौन से है। तो देखो यहां हमने देखे थे ना, ये 4 स्थान कहां तक देखे हमने थे? आपके सामने वो चार्ट जो है ना, कौन सा 12 नंबर का था ना, हाँ, तो 4 पॉसिबिलिटीज 7वें गुणस्थान तक थी। उसमें हमने 8 कूट किए थे, याद है? 12वां नंबर का चार्ट सामने रखो। 8वें गुणस्थान में कितने स्थान थे? 5 2 बार है, उसको एक बार ही गिनना। तो 6 का है, 5 का है, 4 का है, यानी 3 उदय स्थान हुए, बराबर। अब 9वें गुणस्थान में एक किसी कषाय का और एक किसी वेद का उदय है, तो 2 का उदय है। बाद में 4 में से एक कषाय का उदय है, 3 में से एक कषाय का उदय है, 2 में से एक कषाय का उदय है और लोभ का उदय है। ये हमने इतने कॉम्बिनेशंस देखे थे। अब हम उसको घटित करेंगे, उसके पहले हम सत्व स्थान भी देख लेते हैं। देखो पेज नंबर 1163। सत्व स्थान की बात हो रही है ना। अब देखो नया पैराग्राफ 1163 में देख रहे हैं। तो कहते कौन से है? एक में नहीं, ये पहली बात है। सत्व स्थान उसके आगे शुरू होता है, 1 2 3 4 5, यानी नए पैराग्राफ की 5वीं लाइन, वहां से सत्व स्थान बता रहे हैं। तो क्रम से बता रहे, मिथ्यात्व में 3 सत्व स्थान कौन से हैं? 28 वाला, 27 वाला, 26 वाला। वो कैसे हुए थे हमने देखा था, क्योंकि सादे मिथ्या दृष्टि है तो 28 का है, एक की उद्वेलना हुई तो 27 हुए, दूसरे के भी हुए तो 26 हुए, या अनादि मिथ्या दृष्टि है तो भी 26 का है। ये देखा था। मिथ्यात्व में 3 के सत्व स्थान। और फिर सासादन में 1 है, कौन सा है? 28 वाला ही होगा। फिर तीसरे में कितना है? 28 का भी हो सकता है, या विसंयोजना करके तीसरे में आ सकता है तो 24 का भी हो सकता है। ऊपर के गुणस्थान में 4 से लेकर 7 तक सत्ता के यानी सत्व के 5-5 स्थान हो सकते हैं। कैसे? समय दृष्टि है तो 28 वाली सत्ता वाला होगा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की तो 24 वाला होगा, दर्शन मोहिनी की क्षपना शुरू की, मिथ्यात्व में गया तो 23 का हुआ, सम्यक मिथ्यात्व भी चला गया तो 22 का हुआ, और सम्यक प्रकृति भी गई तो 21 का हुआ। यानी वहां 5-5 सत्व स्थान है, 28 का, 24 का, 23 का, 22 का और 21 का। ये समझ में आई बात? अगर हम श्रेणी की बात करेंगे तो उपशम श्रेणी में 28 का भी सत्ता का स्वीकार है, 24 का भी है, और क्षपक श्रेणी वाले ने क्षयिक समय दृष्टि चढ़ेगा तो 21 का है। क्षपक श्रेणी में क्या देखा था हमने? इस 21 की सत्ता से ही श्रेणी चढ़ता है। तो कहां पर उसका क्षय होगा? पहले 8 कषाय जाएंगे, 21 में से 8 गए, कितने रह गए? 13 रह गए। 13 में से नपुंसक वेद गया, 12 रहे, स्त्री वेद गया, 11 रहे, 6-9 कषाय गए, कितने रहे? 11 में से 6 गए, 5 रहे, 5 में से फिर 1-1 चला गया, 4, फिर 3, फिर 2 और 1। ये तो हमने बंध स्थान भी याद किए, उदय स्थान भी याद किए, सत्व स्थान भी याद किए। अभी हमको चार्ट के आधार से उसको समझना है। देखो 24 नंबर का चार्ट है, और अभी हमने सत्व स्थान वगैरह अलग अलग देख लिए। अमीयन का उनके जिसको कहेंगे त्रिसंयोगी, यानी उनके कॉम्बिनेशंस करने हैं। देखो चार्ट देखना आप, मोहनी के स्थान के त्रिसंयोगी भंग,
हमें ये मालूम है, क्या मालूम है? प्रत्येक गुणस्थान का अपना अपना बंध स्थान सुनिश्चित है। तो पहले गुणस्थान में बंध स्थान कौन सा था? 22 वाला एक बंध स्थान है। बंध स्थान 22 करते हैं, 22 का बंध स्थान 22 का एक ही है, हर एक का अपना अपना एक ही है यहां तक। तो जहां 22 का बंध हो रहा है वहां मोहनी की बात है, उदय कितने का होगा? अभी हमने आपको वो उदय के कूट वगैरह दिखाए थे, 12 नंबर का चार्ट भी दिखाया था। तो कितने का उदय है? अभी एक ही जीव को कभी 10 का उदय होगा, कभी 9 का है, कभी 8 का है, कभी 7 का है। अन्य अन्य जीवों के तो होगा, पर एक ही जीवों को अलग अलग कालों में ये अलग अलग उदय हो सकते हैं। अब मोहनी की बात चल रही है, सत्व कितने का होगा? गुणस्थान है पहला, तो अनादि से तो 26 का सत्व था। सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर से मिथ्यात्व में आया तो 28 का हो गया। फिर सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूर्ण हुई तो 27 का हो गया, और फिर और पूर्ण हुई सम्यक मिथ्यात्व की, फिर 26 पर आ गया। यानी 3 हो गए वहां सत्व स्थान, 28 वाला, 27 वाला और 26 वाला। समझ में आती है बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरा प्रश्न है, 28 की सत्ता वाला है, ये सादिश मिथ्या दृष्टि है, तो वो 27 का होगा, तब उसका कौन सा काल कहने में आएगा? काल किस अपेक्षा से? क्योंकि एक बार प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करके नीचे आया है, वो सादी मिथ्या दृष्टि है। अब वो कितने काल में सम्यक तो प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल, शैवशम सम्यक तो अंतर्मुहूर्त में प्राप्त कर सकता है। तो जब वो 27 की सत्ता करेगा तब उसका वो वेदक काल चल रहा है क्या उपशमिक काल चल रहा है? उपशम काल, जिसको उपशम योग्य काल कहते हैं। फिर से सुनना, एक बार प्रथम उपशम सम्यक तो होकर जीव मिथ्यात्व में आया तो असंख्यात वर्षों तक उसको क्षोपशम सम्यक तो हो सकता है, तब तक उसको कहेंगे वेदक योग्य काल। और जब ये सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की सत्ता बहुत कम होती रहती है क्योंकि उद्वेलना हो रही है, तो सागर के करीबन हो जावे तो अभी वो उपशम कर सकता है। और ये कौन सा जीव लिया? 27 वाला सागर। क्या उसने उसकी एक सम्यक प्रकृति की सत्ता ही नष्ट कर दी, यानी वो उपशम काल होगा उसका, उपशम योग्य काल। वेदक योग्य काल में तो उसकी सत्ता थी, किसकी? तीनों की सत्ता थी। मिथ्या दृष्टि वो नहीं, ऐसा नहीं। तब तक 28 की सत्ता है तब तक वेदक योग्य काल नहीं। 28 की सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का जो उसकी स्थिति है वो सागर के करीबन है, या पृथक्त्व सागर कहते, तब तक वेदक योग्य काल, यानी वो तीनों को एक साथ उपशमा सकता है वेदक योग्य काल के बाद। हाँ, तो हम केवल 28 की ऐसा नहीं लेना, यानी 28 की सत्ता है पर दो प्रकृतियों की स्थिति बहुत कम हो गई है, अब वो तीनों को एक साथ उपशमा सकता है। जब उपशमा सकता है तो उसका उपशम योग्य काल चालू हो गया। तब तक वेदक योग्य काल था, यानी तब तक तो वेदक सम्यक तो प्राप्त कर सकता था, ये बात हो रही। तो उसकी जो स्थिति आप कहते हो कि मतलब कि कम रह जाएगी, तो कम रह जाएगी तो वो कोई भी गति में रह सकती है, ऐसा हो सकता है? हाँ, कहीं पर भी है, वो एकेंद्रिय में भी है, और एकेंद्रिय में ही उतनी उसकी स्थिति ज्यादा घट जाएगी। त्रस में रहते हुए उसके पृथक तो सागर होगा, क्योंकि वहां उतना बंध भी हो रहा है ना, नया बंध नई तैयार नहीं हो रही है, परंतु उसने इतनी घटाई है, इतना लेना। तो फिर वो जीव एक इंद्रिय में रहकर अगर वापिस वो पंचेंद्रिय में आ जाता है, हाँ, तो ही सम्यक तो प्राप्त करेगा। एक इंद्रिय में रहेगा तो वो 26 वाला हो जाएगा। नहीं, लेकिन तो फिर वहां पर सम्यक तो प्रथमोपशम सम्यक तो कर लेगा, ऐसा ही होगा। हाँ, इतनी स्थिति घटाई है एक इंद्रिय में रहकर, अभी वो पंचेंद्रिय में भी आया तो भी प्रथमोपशम करेगा, ये कह रहे। अब देखो यहां आते हैं,
ये हमने देखा था, पहले गुणस्थान की बात हमने देखी। बंध स्थान 22 वाला है, उदय स्थान 10, 9, 8, 7 कुछ भी हो सकता है, और सत्व स्थान किसी के 28 का है, किसी के 27 का है, किसी के 36 का है। अब दूसरे गुणस्थान का बंध कितने का है, वो तो फिक्स है, बंध स्थान 21 का है, और हमने उसके 4 कूट देखे थे, परंतु स्थान 3 ही है, 9 का, 8 का और 7 का। ये उदय स्थान की बात है। वहां सत्व कितने का होगा, मात्र 28 का होगा, उसमें दूसरे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब तीसरे गुणस्थान में बंध स्थान है 17 वाला, उदय स्थान वही 9, 8, 7 का है, परंतु यहाँ की प्रकृतियां अलग है, यहाँ की प्रकृतियां अलग है। यहाँ 9 में अनंतानुबंधी थी, यहाँ तीसरे में अनंतानुबंधी नहीं है। यह सत्ता में तो हो सकती है, परंतु वो विसंयोजना वाला भी हो सकता है। ये सत्ता में यहाँ आ जाएगा। ये तो उदय की बात है। उदय में 9, 8 और 7 बताया है, तो तीसरे में उदय में सम्यक मिथ्यात्व को उदय रूप में लेना है, और एक कषाय कम है वहां पर। और दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी है, पर नीचे हम एक आंकड़ा लिखते थे उदय कूट में मिथ्यात्व के लिए लिखते थे, और सम्यक मिथ्यात्व में उसके लिए लिखते थे। दूसरे गुणस्थान में वो नहीं लिखा एक, पर जहां ऊपर 3 लिखा था उसके बदले 4 है, यानी अनंतानुबंधी का उदय है। तो उदय के 3 स्थान कौन से है, 9, 8, 7 यहां पर भी है, यहां अनंतानुबंधी वाला है, और 9, 8, 7 यहां पर भी है, यहां सम्यक मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी नहीं है। ख्याल में आई ना बात? ये हमने सब देखे हुए बातें हैं। अब तीसरे गुणस्थान में सत्व कितने का हो सकता है, 28 का, 24 का कौन सा है, अनंतानुबंधी की विसर्जना करके जो तीसरे में आया है। आपने पूछा था ना, ये जो 27 वाला जीव है यहाँ का, वो तीसरे में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। 2 ही सत्व स्थान बताए। अब चौथे की बात करते हैं। चौथे का बंध स्थान कौन सा है, 17 वाला है। चौथे में उदय हमने अभी 4 और 4, 8 कूट देखे थे, तो उसमें तो 4 पॉसिबिलिटीज बताएंगे। तो कहते हैं 9, 8, 7 या 6, ऐसे 4 अलग अलग उदय स्थान हो सकते हैं, और उसमें अभी सत्व स्थान देखना है। जो सम्यक तो है, यानी साधारण निक्षोभम समय दृष्टि है, उसकी सत्ता में 28 प्रकृतियां है। अनंतानुबंधी की विसर्जना करने पर 24 की हो जाएगी। क्षपना प्रारंभ करता है, पहले मिथ्यात्व का क्षय होता है तो 23 हो जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होता है 22 का हो जाएगा, और सम्यक प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी तो 21 का हो जाएगा। यानी क्षायिक समय दृष्टि है तो 21 की सत्ता वाला है, और उस प्रोसेस में है तो उसके अन्य भी सत्ता हो सकती है। तो ये जो 5-5 स्थान बताए हैं सत्ता के, ये कौन से गुणस्थान में होते हैं। चौथे में भी हो सकते हैं, 5वें में हो सकते हैं, 6ठे 7वें में भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूं, ये 5 ही स्थान कौन से गति में होंगे? हाँ, मनुष्य। और क्षपना का कार्य कौन करता है? मनुष्य। हाँ, मनुष्य करे। यानी ये 23 और 22 के स्थान मनुष्य में हो गए। 28 का तो 4 गति में होगा, 24 वाला भी 4 गतियों में होगा, 21 वाला भी 4 गतियों में होगा। कोई क्षपना का कार्य जो कर रहा है वो मनुष्य है, इसलिए ये 2 स्थान है ना, 23 और 22 वाले। वो तो बात ठीक है, परंतु क्षपना का कार्य हो रहा है ना। 6ठा 7वां तो मनुष्य का ही होता है, परंतु 5वां तिर्यंश को भी होगा कि नहीं होगा? तो उसके ये सभी स्थान हो गए क्या, नहीं हो गए? हाँ, कृतकृत्य वैदिक सहित होगा तो 22 का हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। 23 वाला तो कहीं अन्य गति में नहीं होगा स्थान। क्षायिक समय दृष्टि 4 गति में पाए जाते हैं, तो 4 गति में चौथा गुणस्थान है, अन्य 3 गति में। 5वां गुणस्थान तो नहीं है। क्षायिक के साथ 5वां गुणस्थान मात्र मनुष्य में होगा। अभी आगे बढ़ते हैं 5वें की बात। 5वें में बंध स्थान 13 का, उदय स्थान देखो 8, 7, 6, 5, और वही सत्व के स्थान जो हमने चौथे में देखे थे। 6ठे 7वें में
बंध स्थान 4 और कम हो गया तो 9 का है। उदय स्थान 7, 6, 5, 4 दोनों के लिए, छठे के लिए भी अलग, 7वें के लिए भी अलग, और वही सत्व के स्थान है। अब 8वां गुण स्थान वाला है बंध स्थान 9 का। ये 9 का बंध उपशम श्रेणी वाले के होगा कि क्षपक श्रेणी वाले के होगा? बंध तो दोनों के लिए सेम है, दोनों का हुआ। उदय 6 का, 5 का या 4 का। और सत्व स्थान देखो, ये श्रेणी चढ़ रहा है, वो तो 28 का भी हो सकता है, विसंयोजना वाला होगा तो 24 का ही हो सकता है, और क्षायिक समय दृष्टि है तो 21 का भी होगा। ये दोनों श्रेणियों को मिलकर का है। क्षपक श्रेणी अकेले होगी तो 21 वाला स्थान होगा। अब 9वें गुण स्थान में जब आया वहां तो 5 का बंध हो रहा था, फिर 4 का होगा, फिर 3 का, 2 का, 1 का, ये अलग अलग उसमें बंध स्थान है। और उदय स्थान कितने हो गए? शुरुआत में जहां 5 का बंध है वहां एक वेद और एक कषाय का उदय है। फिर वेद का उदय मिट जाएगा तो 4 कषाय का बंध है, वहां 1 का ही उदय है। यानी आगे 4 का हो, 3 का हो, 2 का हो, 1 का हो, उदय 1 का है। वेद का उदय मिट गया है। और सत्व स्थान, अभी देखो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है यहां पर, कैसी होगी? 28, 24 और 21 दोनों श्रेणी उपशम श्रेणी की अपेक्षा तो है ही है, परंतु क्षपक श्रेणी वाला किसमें से? 21 में से 13 करेगा, 8 का क्षय होकर, फिर 12, फिर 11, उसमें 6 चले गए, 5, 4, 3, 2, 1। समझ में आई बात? एक ही गुणस्थान में अलग अलग पॉसिबिलिटीज कैसे, उसकी बात हमने देखी। 10वें गुणस्थान में मोहनीय का बंध नहीं है। मोहनीय का उदय है कि नहीं है? सूक्ष्म लोभ का उदय है। और फिर सत्व है कि नहीं है? हाँ। तो सत्व कितने का है? ये सत्व 28, 24 या 21 का है। 10वें गुणस्थान 10वां कहेंगे तो इन जनरल बात है, क्योंकि क्षपक में अकेले 21 का सत्व होगा और उपशम में तीनों का सत्व हो सकता है। 11वें गुणस्थान की क्या पोजीशन है? बंध नहीं है, उदय तो होगा, उदय भी नहीं है, सत्व तो वही होगा 28 का, 24 का या 21 का। 12वें गुणस्थान में क्या होगा? वहां कुछ नहीं लिखा है। बंध कितने का होगा? मोहनीय का बंध नहीं है। उदय, सत्व, अरे क्षय कर दिया ना उसने 10वें में, मोहनीय का क्षय हो चुका है। इस तरह से मोहनीय के त्रिसंयोगी भंग देखे। अब देखना है नाम कर्म के त्रिसंयोगी भंग, देख लेते हैं थोड़े। हाँ, जरा नेक्स्ट हम 4 देखते हैं। कहां पर? हाँ, अपन क्षपक क्षायिक समय दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ता है। हाँ, उपशम श्रेणी चढ़, उसकी अपेक्षा से लेना। अब नाम कर्म के स्थान याद है ना आपको? बंध स्थान हमने 23 वगैरह वगैरह देखे थे। तो पहले गुण स्थान वाला कौन कौन से बंद कर सकता है? 23 वाला भी करेगा, 25 वाला भी करेगा, 26 वाला भी करेगा, देवगति नरगति वाला 28 का भी करेगा, और 29 में मनुष्य गति या तिर्यंच गति 10 का बंद करेगा, या उद्योग सहित 30 का भी बंद करेगा। यहां तक बात ख्याल में आई? अभी उनके उदय स्थान कौन कौन से हो गए? जो हमने पूरा 4 देखा था, उदय के अलग अलग काल। मिथ्या दृष्टि है तो विग्रह गति में 21 का होगा। अब एकेंद्रिय है तो पहले 24 का होगा, फिर 25 का होगा, 26 का होगा, 27 का होगा। या अन्य में हमने देखा था, मनुष्य तिर्यंच है तो 26 का भी स्थान होगा, देव नारकीय तो 25 वाला भी होगा। इस तरह से ये हमने सभी स्थान वहां है। देखो, गुण स्थान पहला है, ये सभी बंध यहाँ हो सकते अलग अलग। कौन सी गति के साथ एकेंद्रिय, अपर्याप्त वगैरह वगैरह हमने देखे थे, सब ये स्थान हो गए। उदय स्थान में वो उसके जो 5 उदय काल है उसमें अलग अलग जीवों के अलग अलग, क्यों? मिथ्या दृष्टि है तो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक और
चारों गति के जीव यहाँ हो सकते हैं, तो उसमें ये उदय की अपेक्षा सभी उन्होंने स्थान बताए हैं। केवल कौन सा उदय स्थान नहीं लिया है? एक वाला नहीं है ना? अब सत्व स्थान में, सत्व स्थान याद है? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। 8-9 कैसे लेंगे? हाँ, यानी 8-9 वाला सत्व स्थान नहीं है। वो कहाँ होता है? अयोगी में होता है। अब सत्व के स्थान 92 वाला नहीं, तीर्थंकर रहित वाला है। 91 वाला आहारक द्विक रहित वाला है, आ सकता है पहले गुण स्थान में। और वे 90 वाला वो तो है साधारण सामान्य। 88 वाला देवद्विक की उद्वेलना करने वाला, 84 नरक चतुष्क की उद्वेलना करने वाला, और 82 वाले मनुष्य द्विक की उद्वेलना करने वाला। ये पहले गुणस्थान में हुआ। दूसरे गुणस्थान में बंध, दूसरे गुणस्थान वाला नरक गति नहीं बांधेगा, एक इंद्रिय द्विंद्रिय वगैरह बंध नहीं करेगा, अपर्याप्त संबंधी भी बंध नहीं करेगा। तो किसका बंध करेगा? देवगति का बंद कर सकता है, मनुष्य तीर्यंश का 29 वाला बंद कर सकता है, या तीर्यंश और उद्योत वाला 30 का बंद कर सकता है। वो 30 में वो मनुष्य के साथ तीर्थंकर नहीं लेना, दूसरा गुणस्थान है। उदय स्थान अलग अलग कालों की अपेक्षा ये उदय स्थान देखे हमने। उदय स्थान में दूसरे गुणस्थान में वो नरक में वो नहीं जाएगा दूसरे गुणस्थान के साथ, तो वहां जाते समय वाला जो कुछ गत्यानुपूर्वी वगैरह उदय नहीं होगा, बाकी अन्य पर्यायों में वो जाएगा। तो उसके 5 उदय कालों की अपेक्षा अलग अलग बात है। परंतु यहाँ ये 24 वाला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वो एकेंद्रिय में नहीं जाता है, सासाधन के लिए वो नहीं होगा, है ना। अब सत्व स्थान में अकेला 90 का लिया, क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता वाला हो या आहारक के हो, दूसरे में नहीं आता। तीसरे की बात 28 या 29 का बद्ध स्थान है। तीसरे गुणस्थान वाला मनुष्य है, तिर्यंच है, 28 वाला देवगति का बंधेगा, या देवनार की है तीसरे गुणस्थान वाले, 29 वाला मनुष्य का बंध करेंगे। फिर उदय स्थान में 29, 30 या 31 लिया। 31 में उद्योत सहित वाला तिर्यंच लेना, और 29 में देवगति वाला लेना है, जिसको तीसरा गुणस्थान है, क्योंकि तीसरा गुणस्थान पर्याप्त अवस्था में होगा। तीसरे गुणस्थान में वो कारवाण काल और मिश्र काल वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट भाषा पर्याप्ति काल होगा। अब सत्व कौन सा है? तीसरे गुणस्थान वाला है, तो 92 और 90। तीर्थंकर की सत्ता वाला नहीं होगा। ये 93 तो नहीं, 91 वाला भी नहीं आ सकता है। आहारक की सत्ता वाला आ सकता है। अब चौथे गुणस्थान में बंद करेगा, तो चौथे गुणस्थान वाले देव और नार की मनुष्य गति का बंद करेंगे, तो कितने का होगा? 29 का होगा। और मनुष्य तिर्यंच देवगति का बंद करेंगे तो 28 का होगा। तो 30 का कैसे होगा? देवगति प्लस आहारक द्विक हो सकता है। या मनुष्य के साथ तीर्थंकर भी हो सकता है। नहीं समझे? वो तीर्थंकर तिर्यंच और उद्योत वाला होगा क्या? चौथे गुणस्थान वाला है, तिर्यंच गति को नहीं बांधेगा। अब उसमें उदय स्थान, ये उदय स्थान में 21 तो सब गतियों में होगा, परंतु वो कौन सा है? चौथे गुणस्थान सहित सभी गतियों में जा सकता है, तो विग्रह गति भी 21 का होगा। 25, 26 या 25 तो देव की अपेक्षा होगा, और 26 तो मनुष्य की अपेक्षा होगा। तो उसके अनुसार आगे के स्थान 2-2 से बढ़ते हुए, 1-1 से बढ़ते हुए होंगे। अब सत्व स्थान देखना है। चौथे गुणस्थान से सभी पॉसिबिलिटी है, 93, 92, 91, 90। तो ये कहां तक हो गए? 8वें क्या 11वें तक हो गए, उपशमक के भी। जब वो क्षपणा करेगा तो उसका सत्व कुछ घटेगा। तो यह हम देख रहे 5वें वाले को 28, 29 का स्थान है, क्योंकि 5वां गुणस्थान किसको का? मनुष्य तिर्यंचों की होगा, वो देवगति का ही बंद करेंगे। तो देवगति का 28 का बंद होगा मनुष्य तिर्यंचों को। या मनुष्य अगर तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे तो
तो 29 का बंध होगा। 30-31 का उदय स्थान है। ये किसके है? 5वां गुण स्थान मनुष्य तिर्यंचों के है। मनुष्य तिर्यंच 30 का उदय स्थान है भाषा पर्याप्ति काल में, और वो अगर उद्योत वाला होगा तो 31 का स्थान होगा, 5वें गुण स्थान वाला तिर्यंच। यहां पर भी ये सभी बंध स्थान पॉसिबल है। 6ठे गुण स्थान वाला मनुष्य ही है। अगर देवगति बांध रहा है 28 का स्थान, 29 का कैसे होगा? देवगति प्लस तीर्थंकर। उदय में आहारक की अपेक्षा डायरेक्ट 25 लिया। और 6ठा गुण स्थान विग्रह गति में होता है तो 21 का स्थान नहीं होगा। शरीर मिश्रकाल होगा, आहारक की अपेक्षा होगा, इसलिए 25वां स्थान लिया। फिर वो बाकी सभी स्थान वहां ले लिए। यह देखना है 6ठा में 25 के बाद 27 परघात और विहाय गति का उदय शुरू हुआ, फिर 28, 29 और 30, और यही सारे सत्व स्थान देखे थे हमने। 7वें में कुछ विशेषता है। 6ठे में तो 28 और 29 का ही बंध स्थान था। 8वें में कुछ विशेष बन गया। 28, 29 तो है ही है, और 30 और 31 वाले भी हो गया। देव प्लस आहारक द्विक 30 का होगा, और देव तीर्थंकर और आहारक द्विक 31 का होगा। इसलिए 7वें गुण स्थान में और 8वें गुण स्थान में ये 4 स्थान तो है ही है। 8वें में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। बंध विचित्ति होने के बाद एक यशस कीर्ति बनती है, वहां एक स्थान ये भी बढ़ जाएगा। अब वहां उदय स्थान कौन सा है? क्योंकि 7वें और 8वें स्थान में ये भाषा पर्याप्ति काल चल रहा है। मनुष्यों का भाषा पर्याप्ति काल है, वह 30 का उदय हो रहा है, उसको अन्य काल नहीं होगे। उनकी सत्ता में तो यही 93 वगैरह 4 हमने देखे थे। अब 9वें 10वें गुण स्थान में क्योंकि एक का बंध चालू है, यहां पर भी एक का बंध है। 9वें गुण स्थान वाला भाषा पर्याप्ति वाला है, तो यहाँ 30 का उदय है। और अभी उपशम श्रेणी है 9वें 10वें वाले का, तो उसके वही सत्ता है 93, 92, 91 या 90। क्षपक होगा तो क्या होगा? 9वें गुण स्थान में आया है, तो 90 के अभी जो दूसरा भाग है वहां 8 कषाओं का क्षय हो जाता है, तो वहां पर भी 8 कषा नहीं, नाम कर्म है, सॉरी, तो उसमें 13 का क्षय हो जाता है। तो 93 वाला 80 पर आ गया, यानी ये सब में से 13 कम कर दो। 80 वाला, 79 वाला, 78 वाला, 77 वाला। ये समझ में आई बात? अब यहाँ 11वां गुण स्थान लिया है, तो 11वें गुण स्थान में बंध है कि नहीं है? नहीं है। मोहनीय का बंध नहीं है। मोहनीय का उदय है कि नहीं है? ना, बार बार में मोहनी करे। नाम कर्म का बंध है क्या? क्योंकि वो यशस कीर्ति का बंध 10वें तक था, 11वें में बंध नहीं है। तो 11वें में उदय का कौन सा काल? भाषा पर्याप्ति काल चल रहा है, तो उदय में 30 प्रकृतियां है। और फिर सत्ता में 11वें वाला है, उसने कुछ क्षय नहीं किया है, तो वही 93, 92, 91, 90। 12वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में बंध नहीं है, क्योंकि वो एक का बंध 10वें तक था, 12वें में बंध नहीं है। तो 12वें वाले को नाम कर्म का उदय होगा ना, भाषा पर्याप्ति काल चल रहा है, तो 30 का उदय है। 30 का उदय है। अब 12वां कौन सा है? तो इसका क्षय करके आया है, तो 80, 79, 78 और 77। नाम कर्म की 13 का क्षय हो चुका। कहाँ हो चुका? 9वें में ही हो चुका। तो 12वें में कितनी सत्ता है? इतनी सत्ता कब तक होगी? 14वें के द्विचरम समय तक। इसलिए यहां पर भी यही सत्ता है। अब 13वें गुणस्थान में, अभी द्विचरम भूल जाओ, 13वें गुणस्थान में बंध तो नहीं है नाम कर्म का, और यह 30 और 31 बताया। क्यों? हाँ, सामान्य जो केवली है, सामान्य केवली को 30 का उदय चल रहा है, भाषा पर्याप्ति चल रही ना उनकी, और तीर्थंकर को 31 का है। और 13वें में, और ये कब तक चलेगा ऐसा? 14वें के द्विचरम समय तक। उसके बाद वहां पर सत्ता कितनी है? अभी भी, क्योंकि कोई क्षय का कार्य नहीं हुआ,
क्षय का कार्य 14वें के द्विचरम समय में होगा, तब तक इतनी सत्ता बनी रहेगी। अब 14वें का अंतिम समय है, वहां तो बंध तो रुक गया था 11वें से ही, तो बंध स्थान कोई नहीं है। उदय स्थान में अभी द्विचरम समय में इतनी सारी प्रकृतियों का क्षय करके वो कितनी की सत्ता रहेगी? 9 की, नाम कर्म की बात चल रही, 9 की और 8 की। तीर्थंकर वाला 9 की सत्ता वाला है, सामान्य है वो 8 की सत्ता वाला है। और सत्व स्थान कितना है? 9 का उदय था और सत्ता में 10 थी। कौन सी एक एक्स्ट्रा थी? आनुपूर्वी, जिसका उदय तो चौथे में ही रुक गया था। सत्ता में है ना? नहीं समझे कुछ? तेरहवें में जो हमने अलग अलग वहां देखे थे, उदय काल देखे थे, उसकी अपेक्षा वो होगा। ये सामान्य जो हमने वो सामान्य की बात की थी, समुद्घात की बात यहाँ नहीं लिखी है। किस में? छठे में 25 आहारक वाला, डायरेक्ट शरीर मिश्र काल, आहारक शरीर संबंधी, आहारक का उदय वहां है, बंध नहीं। आहारक मिश्र शरीर, आहारक मिश्र का योग होगा। हमने वो स्पेशल मनुष्य आहारक की बात की थी उस उदय स्थानों में। छठे गुण स्थान में आहारक शरीर बनाने वाले को 25 का उदय, फिर 27 का उदय परघात और विहाय गति, फिर 28 का, 29 का और 30 का उदय हो जाएगा। ख्याल में आई ना बात? तो इस तरह से हमने ये सब त्रिसंयोगी भंग सभी कर्मों में देखे। क्या क्या? हाँ, आपके चार्ट में वो 1 2 3 4 वगैरह नंबर है, किसी के चार्ट में है क्या? उससे कुछ मायना नहीं है। ये हमारे जो अभी ये तो नया चार्ट बना है, अभी 1 से लेकर सभी जो चार्ट बने ना इतने नंबर वाले 1 2 3 4, हमारे पहले के शिविर के सारे चार्ट है, उसमें नंबर्स अलग थे। क्योंकि 6 नंबर के बाद 20 25 20 नंबर तक तो अलग नंबर थे, तो वो नंबर मिटाने के लिए हमने फ्लेक्स पर ये प्रिंट आउट करने के लिए बनाया था। हमारे पास जो चार्ट है उसमें वो हमने निकाल दिया था, किसी ने उस सहित जेरोक्स बनाए हैं। हाँ, तो उससे कुछ मायना नहीं है, वो कोई बंद स्थान नहीं है ना उदय स्थान है। तो अभी आपका अपना विषय हो गया। अरे बाप रे, इतना ज्यादा हो गया, अरे वाह वाह वाह। हाँ, तो अपना शिविर भी यहीं समाप्त हो जाता है। हाँ हाँ, खत्म हो गया ना अभी। बोलो 24 भगवान जय हो।